नमस्कार दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और आप क्लास 12th के स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के जिनका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होना है और उसमें पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव आना है, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव आना है तो उसकी मैं शुरुआत करता हूँ। आपके फिज़िकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हैं, पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, मैं अब जो लिए हुए हूँ वो मेरे पास ये एग्जाम्पलर है, ये केमिस्ट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और ये अरिहंत का है। ये बुक आपके पास आप ले लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आज भी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, वो एग्जाम्पलर से ही है। तो नेक्स्ट फ्रेम में मैं एग्जाम्पलर के साथ आपके सामने होऊंगा और जब वो एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद भी आपको वीडियो से हटना नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम्पलर के साथ वहाँ पर डिस्कस करते हुए नहीं बनता है। उसको मैं बाद में आपको वाइट बोर्ड पे डिस्कस करूँगा। तो चलिए एग्जाम्पलर में चलते हैं। चलिए आ गया मैं, और ये सॉलिड स्टेट है हमारा चैप्टर और इसकी हमको मल्टीपल चॉइस करने हैं। टाइप 1, दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में आते हैं, ये टाइप 1 है, इसमें सिर्फ एक आंसर करेक्ट है और ऐसे ही क्वेश्चन तो हमारे आने हैं। पहले पार्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में रहने के लिए सब्सटेंसेस में कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? देखते हैं। हाई टेम्परेचर तो नहीं होना चाहिए भाई। हाई टेम्परेचर जो होता है उसमें तो हीट करेंगे ना चीज़ों को, तो वो लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में जाएंगे। और सेकंड ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। हाई थर्मल एनर्जी, भाई हाई थर्मल एनर्जी भी अगर होगी, थर्मल एनर्जी का मतलब हीट की वजह से जो एनर्जी, तो ज़्यादा अगर हीट होगी तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल तेज़ी से इधर उधर मूव करेंगे, तो वो लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। और वीक कोहेसिव फोर्सेस, आपस में जोड़ने वाले फोर्सेस स्ट्रांग होने चाहिए। देखिए, जो आंसर करेक्ट नहीं होते हैं ना, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब इन 3 पॉइंट से मिला हमको ये कंडीशन कि भाई ये लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के लिए प्रेफर करते हैं, और हमारा आंसर है सेकंड, लो टेम्परेचर। टेम्परेचर को लो रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, क्या है सेकंड क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये देखिए जहाँ पे नॉट, खतरा, जहाँ नॉट लग गया, नेगेटिव क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, दैट विल बी डेंजरस फॉर यू, उस पर फोकस करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड होता तो क्वेश्चन मक्खन की तरह स्मूथ होता, लेकिन नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब कि इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी वो एमॉर्फस सॉलिड की होगी। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, अच्छा याद करते चलना, कहीं दूसरे क्वेश्चन में काम में आएगा। 35 प्लस क्वेश्चंस हैं,
इस चैप्टर में, और थोड़ा दिमाग लगा के काम करोगे तो 100 to 150 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। बोर्ड लेवल के लिए 5 नंबर आपके फाइनल हो जाएंगे सीबीएसई बोर्ड के। अगर आप आईएससी बोर्ड के हो तो निराश मत हो, यूपी बोर्ड के हो तो निराश मत हो, आपके बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। और थर्ड पॉइंट में आइए, रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट, सॉलिड का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और अ ट्रू सॉलिड, तो ट्रू सॉलिड तो क्रिस्टलाइन होते हैं। इसका मतलब है, हमारा आंसर है आइसोट्रॉपिक नेचर। देखिए, कभी भी आइसो टर्म आ जाए केमिस्ट्री में, उसका मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब सेम हो गया, आइसोट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब डायरेक्शन हो गया। ट्रॉपिक मीन्स डायरेक्शन। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो होते हैं एनिसोट्रॉपिक, याद कर लीजिएगा। और जो अमार्फस सॉलिड होते हैं वो होते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब है सेम इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में सेम वैल्यू आएगी, वो आइसोट्रॉपिक। ठीक है। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डबल डिफ्रैक्शन वगैरह, फिजिकल फिनोमेना, फिजिक्स से रिलेटेड टर्म है। आप बस सिर्फ ये देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, एनिसोट्रॉपिक। अमार्फस में क्या होती है, आइसोट्रॉपिक। तो हमारा सेकंड का आंसर हो गया सेकंड का आंसर हमारा हो गया सेकंड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। कौन इसमें अमॉर्फस सॉलिड है? एक ही है कोई अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे, हमें सारे ऑप्शंस को समझना है। सॉरी, चलिए समझते हैं। ग्रेफाइट भैया क्रिस्टलाइन होता है। क्रोम एलम, एलम मतलब फिटकरी, ये भी क्रिस्टलाइन होता है, एलम फिटकरी। सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी क्रिस्टलाइन, ये 3 याद कर लीजिए, 3 क्रिस्टलाइन होते हैं। तो एक हो गया आपका जाके अमॉर्फस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया क्वार्ट्ज ग्लास, ये अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका पूरा पार्ट दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शो schematic alignment of magnetic momentum of anti-ferromagnetic substance। अब जरा बात को समझिए कि जो अब आपका सिलेबस है, रिवाइज्ड है, उसमें वैसे ये टॉपिक है नहीं, फिर भी भाई आप कंपटीशन लेवल के लिए अगर ऑप्ट कर रहे हो तो एंटी फेरोमैग्नेटिक तो आपको समझना ज़रूरी है। इसमें जो ये आप देख रहे हो ना, इसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन। फिजिक्स में पढ़ोगे आप इसके बारे में। यहाँ ये समझिए, एक ऊपर की तरफ एरो, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। मतलब
एक मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे को ख़त्म कर देता है। मैग्नेटिज्म लगभग नहीं होता है। देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक। अगर यहीं पर फेरोमैग्नेटिक होता, फेरोमैग्नेटिक में सारे डोमेन्स के अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में होते, ये होता फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। और ये होता, ये हमारा हुआ एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए गलत है आपका, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, दूसरा जो है बी ऑप्शन गलत है, दूसरा भी रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। Which of following is true about the value of refractive index of quartz glass? देखिए क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ये आपका अमार्फस सॉलिड होता है, मतलब क्रिस्टलाइन नहीं होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी देखते हैं। सेम इन ऑल डायरेक्शन, यस करेक्ट, यही आंसर हमारा करेक्ट है। क्यों? अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? आइसोट्रॉपी। अभी मैं बता चुका हूँ एक क्वेश्चन में। आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? वो प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, वो डायरेक्शन पर नहीं डिपेंड करती, सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये 5वें का हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। 6th में आते हैं। फिर देखिए खतरा जहाँ आएगा वहाँ आप समझिएगा खतरे का मतलब। खतरा जब भी होगा तो आप उसका मतलब समझिएगा। क्या लिखा हुआ है? नॉट ट्रू। देखिए जहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, विच इज़ नॉट ट्रू। जहाँ नॉट आ गया वहाँ प्रॉब्लम आ गई। हमें फोकस करना है, हमें नॉट पे नहीं जाना है। ठीक है ना? हमको जहाँ नॉट आ जाए वहाँ पर हमको थोड़ा सावधान होना है। देखिएगा 6वां क्वेश्चन, नॉट ट्रू अबाउट अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी सही नहीं है? ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। भैया बिल्कुल सही है। तो ये भी याद कर लोगे कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू है। अब भैया आप ये सोचोगे सीधे सीधे यही क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनाओ। दे में बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, बिल्कुल सही है, ट्रू है। ये ट्रू बात भी याद रखो। पुराना कोई बिल्डिंग हो, वहाँ पे पुराने ग्लास समय के साथ साथ ओपेक, उनका कुछ हिस्सा ओपेक हो जाता है, उनके आर पार हम क्लियरली नहीं देख पाते। तो जहाँ नहीं देख पाते हैं वो हिस्सा क्रिस्टलाइन होने लगता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अमॉर्फस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग, बिल्कुल सांचों में ढाला जा सकता है। जैसे ग्लास है तो ग्लास की मोल्डिंग ही तो करेंगे हम। दीज आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक्चुअल में अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट ध्यान से देखिए, 7वां। द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू
क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, याद कर लीजिए। तो क्यों होता है? पहला पॉइंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। नहीं भाई, ये जो टर्म आप देख रहे हो ना, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी अमॉर्फस की होती है। तो ये पॉइंट हमारा सही नहीं है। उसके बाद रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व है, बिल्कुल ये पॉइंट सही है। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये सही है। क्यों? इसमें आता है लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। सेकंड ऑप्शन हमको मिल गया है, लेकिन फिर भी हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। सेम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी गलत है। डिफरेंट और ये भी गलत, ये सब पॉइंट गलत है। सेकंड पॉइंट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कठिन होता है। इसमें अगर आपसे पूछा गया तो आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे काम करना पड़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे आपको काम करना पड़ेगा। आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन क्रिस्टल बाई। देखिए, पहली बात तो ये 4 नाम है: लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड, कोलम्बिक फोर्सेस। आयोडीन देखिए ये होता है। आयोडीन के अंदर क्या होता है? देखिए, इसके अंदर लंदन फोर्सेस होते हैं, क्योंकि इनके बीच इनका डाइपोल मूवमेंट जो होता है, इनका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। ये डाइपोल मूवमेंट तभी होगा जब कोई चार्ज होगा। ये 0 है, ये 0 है, सब मिला के 0 हो गया। तो इसका आंसर हुआ लंदन फोर्स। पहला आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड? में कौन नेटवर्क सॉलिड है? भैया, नेटवर्क सॉलिड साफ साफ डायमंड है। नेटवर्क सॉलिड के और एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एक तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, है ना, क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज ग्लास नहीं, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। इसको आप याद कर सकते हो आराम से। तो इसका ऑप्शन हो गया थर्ड। अब हम लोग 10वें में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, फिर खतरा। खतरा है तो है, आपकी खतरा क्या है? फिर आया, क्या आया? नॉट। नॉट आ गया तो प्रॉब्लम आ गई, और उसको संभालने का तरीका यही है हमारे पास। क्या तरीका है? तरीका ये है, इसको केयरफुली करें। अब 10वां क्वेश्चन में देखिएगा, पहला पार्ट, ए ओनली। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन नहीं है? ए ओनली। तो मैग्नीशियम ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ये तो कंडक्टर होगा। नॉट पूछा गया। बी नंबर पे अब हम आते हैं। तो बी नंबर पे टिटेनियम ऑक्साइड, इसको याद कर लो, इसको लर्न कर लो। लर्न क्या करना है? टिटेनियम ऑक्साइड। टिटेनियम ऑक्साइड क्या है? एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इसको याद कर लो। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर
सी में गए, ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, इसमें कहीं कोई आयन नहीं है, कुछ नहीं है। और ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड अगर होगा तो उसमें चार्ज का माइग्रेशन नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 3 होगा। 10 क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर आया खतरा, नॉट। नॉट जहाँ पे क्वेश्चन में लग जाता है वहाँ खतरा होता है। कौन सी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आयनिक सॉलिड के लिए? आयनिक सॉलिड ध्यान रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं। ये शुरुआत के क्वेश्चंस में मुझे क्रिस्टलाइन अमॉर्फस के कई क्वेश्चन दिख रहे हैं। वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट, नहीं भाई, वेरी हाई वैल्यू होता है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी हम कुछ और देख लेते हैं। देखो ब्रिटल, ब्रिटल ये सही है। देखिए आयनिक की सही प्रॉपर्टी याद करिए, इनकरेक्ट तो समझ गए, सही है। और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं और चूंकि ये ट्रू सॉलिड होते हैं इसलिए ये एनिसोट्रॉपिक नेचर में होते हैं। ठीक है, इनका नेचर जो होता है एनिसोट्रॉपिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ग्रेफाइट, अरे वही जो आपकी ये पेंसिल में होता है यही तो ग्रेफाइट है। गुड कंडक्टर, चिकना मटेरियल होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और उसमें फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। और यही बात बाकी ऑप्शन की, लोन पेयर का कोई मतलब नहीं है, कैटायन एनायन इसके अंदर होते नहीं है, ये एक नेटवर्क सॉलिड है। ऑप्शन नंबर 12 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसमें कहीं कहीं पर कुछ बातें आपकी लर्न करने वाली, उनको लर्न कर लो। जैसे आप 13 क्वेश्चन को देखिए कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है बिहेव्स एज कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। एक टेम्परेचर तक कंडक्टर है, उसके टेम्परेचर के बाद वो इंसुलेटर हो जाता है। ये चीज़ देखिए आपको याद करने वाली है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये टिटेनियम ट्राईऑक्साइड है, इसको लर्न करिए। 2 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जिनमें मटेरियल को लर्न करना है। एक टिटेनियम ऑक्साइड आया था जो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ये एक टिटेनियम ट्राईऑक्साइड है, कंडक्टर इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए 15 पे आते हैं। फिर से निकालता हूँ। 15 कहाँ खो गए भाई? 15 नहीं, 13 हुआ था, 14 पे हमको आना है। 14 क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल। और ये ऐसे वैसे ऑक्साइड नहीं है, ये लर्न करने वाले ऑक्साइड हैं। ये भैया देखो चौथे नंबर का पॉइंट है, क्रोमियम डाइऑक्साइड। इसके साथ एक टर्म और भी याद कर लेना, मैग्नेटिक टेप। पुराने जो कैसेट्स आते थे आप लोगों के दौर में, छोटे में आपने शायद कैसेट को कभी देखा हो, तो उसके अंदर एक रील ऐसी लगी होती है, मैग्नेटिक टेप, उसमें ये मटेरियल को यूज़ किया जाता है, क्रोमियम डाइऑक्साइड।
इसको भी आपको लर्न करना है। इसको आप लर्न कर लोगे ना तो काम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लर्न के लिए बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए, द लैटिस साइड इन ए प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाई। लैटिस साइड में क्या चीज़ नहीं हो सकती है? तो देखिए, लैटिस साइड में क्या क्या हो सकता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनको हम बिल्डिंग पार्टिकल भी कहते हैं। उसमें देखिए आपका मॉलिक्यूल होता है, आयन होता है और एटम होता है। जो नहीं होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो पांचवें का आंसर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन तो केमिस्ट्री का है डॉन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन? इलेक्ट्रॉन, ट्रॉन 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 ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है केमिस्ट्री का डॉन। उसको ना तो देखा जा सकता है ना उसको पकड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, मुश्किल और नामुमकिन है, यही तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। इसी को अगर हम बोले तो डॉन को पकड़ना, डॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये किसी पर्टिकुलर साइट में नहीं इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हमारा हुआ 15। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 16 पे। चलिए 16 को देखते हैं। ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड, यानी इनमें से कौन सी चीज़ ग्रेफाइट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ एसोसिएटेड है। ये एक कंडक्टिंग सॉलिड है, बिल्कुल सही है, ये कंडक्टिंग सॉलिड है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक नेटवर्क सॉलिड भी है, बिल्कुल सही है, ये एक नेटवर्क सॉलिड भी है। ये एक कोवैलेंट सॉलिड भी है। अरे भाई, नेटवर्क और कोवैलेंट सॉलिड एक ही बात तो होती है। ये क्या नहीं है? ये एक आयनिक सॉलिड नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 आयनिक सॉलिड ग्रेफाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 किससे रिलेटेड है? डिफेक्ट से रिलेटेड है। कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। देखिए, ये बड़े बड़े गोले हैं, मतलब बड़े बड़े गोले हैं, और ये छोटे छोटे गोले हैं। बड़े बड़े गोले अक्सर एनायन के होते हैं, और इनके बीच में आपको देखिए, इनके बीच में आपको ये खाली जगह होती है, ये एम्प्टी स्पेस होते हैं। इसके अंदर इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। फिर से मैं समझाना चाहूँगा इसको, ध्यान से आप समझिएगा, देखिएगा। ये हमारे बड़े बड़े गोले हैं। पहले देखिए, ये हो गया, ये हो गया, मैंने 3 ही बनाए हैं। ये देखिए, ये हमारा पूरा क्रिस्टल साइट बनाते हैं, पूरा उसका बाहर का पैटर्न बनाते हैं। फिर उसके बाद अंदर की जगह में, खाली जगह में, ये देखिए, ये इंटरस्टिशियल, ये जो टर्म लिखा है ना इंटरस्टिशियल, इसी को बोलते हैं। ये गोलों के बीच की जगह पर, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। तो इंटरस्टिशियल साइड में कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। भैया ये तो फ्रेंकल डिफेक्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? पार्टिकल अपनी जगह से निकल के और इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाते हैं, बीच की खाली जगह पे आ जाते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। जैसे एक हमारा हमने पढ़ा फ्रेंकल डिफेक्ट, एक ऐसा ही होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। ये दोनों डिफेक्ट स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल में आप देख चुके हो क्या होता है। शॉर्टकी में क्या होता है, कुछ कैटायन हटते हैं, उतने ही एनायन हटते हैं अपनी जगह पर। तो देखते हैं में कौन सा आंसर सही है। सम कैटायन मूव फ्रॉम देयर लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल साइड। ये तो भैया फ्रेंकल डिफेक्ट है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम, यही सही है। तीसरा ऑप्शन सम लैटिस साइट आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, गलत है। सम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज, इसको याद कर लीजिए, शॉर्टकी डिफेक्ट तैयार। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइट। अभी मैं बोर्ड में कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, उसमें ये शॉर्टकी डिफेक्ट भी मैं लेके चलूंगा, थोड़ा आपको एक आइडिया दूंगा, ठीक है। स्किप बिल्कुल मत करना। मुझे मालूम है बहुत लोग मुस्कुरा रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो। अरे एक नीचे बटन हुआ है, लाल लाल लिखो है, क्या लिखा है, सब्सक्राइब, ऐसे बटन दबा दो और बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दो। अरे कर दो, रुपया नहीं खर्चा होता है, हमें अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 पे आते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप। देखिए ये भी वैसे सिलेबस में नहीं है, स्ट्रिक्टली बोर्ड लेवल को जो फॉलो कर रहे हो छोड़ दो इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, नेगेटिव टाइप और पॉजिटिव टाइप। और इसका हमारा आंसर होगा चार्ज एक्वायर्ड बाय, देखो चार्ज तो हमेशा न्यूट्रल होता है, चाहे वो पी टाइप हो चाहे वो एन टाइप हो। चार्ज हमेशा क्या होता है, चार्ज हमेशा होता है न्यूट्रल। चार्ज कोई, नेट चार्ज तो जीरो होता है। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, फंसाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें पी टाइप को देखकर, पी को देखकर मन में लगता है पॉजिटिव। देखिए सेमीकंडक्टर एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी टाइप होता है पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव होने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, तो पी का कनेक्शन है ग्रुप 13 से, और एन का मतलब नेगेटिव, इसका कनेक्शन है ग्रुप 15 से, और सेमीकंडक्टर का कनेक्शन है ग्रुप 14 से। 14 ग्रुप वाले होते हैं सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन, जर्मेनियम दो मेन है, इनमें हम डोपिंग करते हैं, मिलावट करते हैं। अगर हम ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट, जैसे एल्युमिनियम मिला दिया हमने सिलिकॉन में, तो एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा। इसको थोड़ा बोर्ड में बताऊंगा तो और अच्छा लगेगा। और ग्रुप 15 का अगर किसी को मिला दोगे तो वो नेगेटिव टाइप का बनाएगा, ठीक है। अच्छा, 20वां क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। टू गेट ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, हमें क्या करना है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है सिलिकॉन का। इट शुड बी डोप्ड विद अ सब्सटेंस। देखिए ये भी सिलेबस में नहीं है, हाँ आईआईटी और नीट में है, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस में नहीं है। अगर आप आईएससी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, किसी और रीजनल बोर्ड के हो तो पढ़ो, अनटिल जब तक आपका डिसाइड ना हो जाए ये सिलेबस। सीबीएसई बोर्ड वाले जो स्ट्रिक्टली बिल्कुल घोंट के चल रहे हैं कि मैं बोर्ड में ही अच्छे नंबर लाने, हम इधर उधर नहीं पढ़ेंगे, हमारे बोर्ड में ही जान निकलती है, उनके लिए है, इसको बिल्कुल छोड़ दो, सेमीकंडक्टर सिलेबस में नहीं है। 20वां क्वेश्चन, तो ये हमारा डोप विद सब्सटेंस विद वैलेंस, जिसकी वैलेंसी 5 होगी, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ग्रुप 15 वालों के साथ, ये होता है। इसका आंसर नंबर हो गया 5। अब आते हैं 21 पे, क्वेश्चन नंबर
21। द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, भैया वाइड जो होती हैं इसको भी मैं थोड़ा बोर्ड में बताऊंगा। वाइड दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वाइड, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल x हैं तो टेट्राहेड्रल वाइड 2x होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड x होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर ऑक्टाहेड्रल वाइड और उससे डबल टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, तो 21 पे अगर हम आए, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल FCC, भैया FCC के लिए Z की वैल्यू देखो 4 होती है, तो 4 हो गए बिल्डिंग पार्टिकल, तो 8 हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वाइड, डबल हो जाते हैं। 21 का आंसर होगा सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, वैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरा चैप्टर और उसके पूरे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, उनको आप ज़रूर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट आर शोन बाई, रट लो, AGBR में दोनों होते हैं, शॉर्टकी भी होते हैं और फ्रेंकल भी होते हैं। इसको रट लो, शॉर्टकी भी होता है, फ्रेंकल भी होता है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा, क्योंकि ए में दोनों है, शॉर्टकी भी है और फ्रेंकल भी है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 में आते हैं। इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, मतलब किसमें ठूस ठूस के भर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग एक जो वैल्यू को देखते हैं वो हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी है ना, तो वो देखो HCP के लिए 74% और CCP के लिए भी 70। इनके फुल फॉर्म याद कर लो, फुल फॉर्म याद करिए इनके। देखिए HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, लिख लीजिएगा CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, BCC बॉडी सेंटर्ड, बॉडी B से बॉडी, C से सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, और सिंपल क्यूबिक तो ये अलग से लिखा हुआ है। इसमें आंसर, क्योंकि HCP में ही सबसे ज़्यादा होता है, तो आंसर नंबर 1 करेक्ट है, सॉरी 2 गलत हो गया, आंसर नंबर 2 करेक्ट है। मोस्ट एफिशिएंट तो किसमें होगा, HCP और CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अगला क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ, ओ घुमा दिया। देखिए इम्प्टी स्पेस किसके लिए, BCC के लिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए देखिए जो पैकिंग इफिशिएंसी होती है वो 68% होती है, मतलब 60% हिस्सा उसका ऑक्यूपाइड है, फिल्ड है, तो बचा हिस्सा इम्प्टी कितना है, 100 माइनस 68 हो जाएगा 32। ठीक है, तो इसका आंसर तो समझ में आ रहा है, लेकिन पार्ट दिखाई नहीं है। देखिए इसका पार्ट नंबर 3 इज करेक्ट, 24 का 3 हमारा करेक्ट। अब हम आते हैं 25 पे। खतरा, खतरा क्यों है, बार बार बता रहा हूँ, बार बार सिखा रहा हूँ। नॉट, जब आपका नॉट आया वही खतरा है। कौन इसमें नहीं सही है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब HCP के लिए। यानी इसमें भी याद करने की चीज़ें हैं कि हमको याद करना चाहिए कि कौन इसके अंदर सही है। देखिए मैं सही वाले ऑप्शन देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लीजिए, HCP में 12 होता है,
74 पैकिंग एफिशिएंसी मैंने अभी बताया सही होता है। टेट्राहेड्रल वाइड ऑफ सेकेंड लेयर आर कवर्ड बाय स्फीयर, इसको याद करिए। टेट्राहेड्रल वाइड जो सेकेंड लेयर के होते हैं इसको याद करिए। कवर्ड बाय स्फीयर, इसकी मॉडल बनाना पड़ेगा आपको। मॉडल कैसे बनाओगे? बॉल होनी चाहिए आपकी, बॉल से मॉडल बनाना होगा, तो इसको आप याद करिए। चौथा पॉइंट, इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर ऑफ फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ फर्स्ट लेयर। चौथे के पहले के साथ मैच करते नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो HCP का एक और भी नाम होता है। HCP का एक और भी नाम होता है। HCP का क्या होता है? AB टाइप अरेंजमेंट। पहली लेयर उससे अलग दूसरी लेयर, तीसरी लेयर पहली लेयर की जैसी, दूसरी लेयर चौथी की लेयर जैसी, एक एक छोड़ के होता है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइन दोज विथ फर्स्ट लेयर। तो गलत है ये, क्योंकि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये सही होता किसके लिए? CCP के लिए। ये जितनी बात लिखी है याद करो इसको, कहीं पॉइंट बनाओ। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग एफिशिएंसी 74%। तीन पॉइंट लिख लिए HCP के बारे में, कहीं किसी और क्वेश्चन में यूज़ होंगे ये। ठीक है, तो अभी देखिए आपके 25 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन लर्निंग वाला है और इसमें बाकी चीज़ों के डिटेल चल पहले देखता हूँ क्या है। इसमें सब कुछ याद करने वाला है, ये आपको लर्न होना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इन द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी सेम। देखिए इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसको मैं भी आपको बोर्ड पे पूरा डिटेल इसका दे दूंगा, इसको आप याद कर लेना। वैसे NaCl में 6:6 याद कर लीजिए, याद करने का चीज़ है ये, इसको बना के निकाल नहीं सकते हम। 6:6 मतलब हर एक Na+ के चारों तरफ 6 Cl- होंगे और Cl- सराउंडेड बाय 6 Na+, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, इसका आंसर नंबर A करेक्ट है। अच्छा अब चलिए, अब हम आते हैं 27 में। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। देखिए स्क्वायर क्लोज पैक में देखिए बनाता हूँ एक, ये मैं कुछ आपको सटा के बॉल बना रहा हूँ और ठीक एक बॉल के नीचे दूसरी बॉल, ऐसे पैटर्न बनाएंगे। इसको हम निकाल सकते हैं, बाद में इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए ये मैंने बनाया, ये स्क्वायर पैटर्न है। इसमें आपको इसके पॉइंट के ठीक नीचे दूसरा पॉइंट, उसके ठीक नीचे पूरी लाइन दिखाई देगी स्ट्रेट, ऐसे इधर भी दिखाई देगी, ऐसे इधर भी दिखाई देगी। स्क्वायर अरेंजमेंट। इसमें आप एक कोई बीच वाला पार्टिकल ले लो, जैसे मैंने ये पार्टिकल ले लिया। अब हमको देखना है इससे डायरेक्ट घिरे हुए, डायरेक्ट इससे जुड़े हुए कितने पार्टिकल हैं। तो देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 है। 4 पार्टिकल इससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4। देखिए आपको ये वाला लेना है, ये वाला आप ले रहे हैं, इससे डायरेक्ट जुड़े हैं, उनके नंबर 4 है, तो ये हमारा 27 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 28 को देखिए, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाई डोपिंग। डोपिंग से, डोपिंग का मतलब मिलावट होता है, तो ये भैया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होता है वो डोपिंग से आता है। 2 तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं। अब आते हैं 29 पे आते हैं।
29 सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का मतलब हो गया ग्रुप 15। ग्रुप 15 जब बनाओगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और ग्रुप 13 जब मिलाओगे तो पी टाइप का बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर खतरा आया, नॉट ट्रू। तो याद करिए कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। अगर वो आप याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 30th का पहला देखिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर वीकली अट्रैक्टेड, बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। दूसरा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज, यही गलत है, यही आंसर हमारा गलत है। इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। थर्ड देखिए ऑप्शन, डोमेन्स ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर अपोजिटली ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सिलेबस में नहीं है, मगर जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी हो पढ़े। देखिए, ये बोर्ड लेवल के साथ साथ कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो अब आप देखिए, इसका जो हमारा ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, ये करेक्ट है, लेकिन हमको चाहिए कौन सा ट्रू नहीं है, तो वो हमारा आंसर सेकंड हुआ, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को ही परमानेंटली हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 पे फिर खतरा आ गया, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट आयनिक सॉलिड। देखिए पहला पॉइंट, मतलब ट्रू वाले देखते हैं। बिगर आयन फॉर्म बिल्कुल सही है, जो बड़ा आयन होगा वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, छोटा आयन जो होगा वो उनके बीच के जो गैप है, जो वाइड्स है, वहाँ पर आएगा। स्मॉलर आयन ईदर ऑक्यूपाई ईदर द टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है, मतलब ये सही है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से गलत है, क्योंकि हमको नॉट ट्रू करना है। थर्ड, ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल वाइड, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ खाली भी रह सकते हैं, लेकिन हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है चौथा है, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्यूपाइड डिपेंड अपॉन द रेडियाई ऑफ द आयन ऑक्यूपाइंग द वाइड। किस पे डिपेंड करता है? उस आयन पे नहीं करता है जो ऑक्यूपाई को करे, बल्कि डिपेंड करता है वो जो लैटिस बनाता है उसके साइज पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसका आंसर नंबर 31 इज़ करेक्ट। अब हम आते हैं आगे, बचे हमारे तो टोटल क्वेश्चन है वो 5। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी अब सिलेबस से हट गया है बोर्ड लेवल के लिए। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो जो हटने वाले वो मैं बता रहा हूँ। आप आगे बढ़ जाइएगा देख के, इसको छोड़ दीजिएगा अगर आप सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, सीबीएसई बोर्ड के लिए, और सबके मतलब का है। अच्छा, 32वां 32 क्वेश्चन है, ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही आंसर है। ये याद कर लीजिए, फेरोमैग्नेटिक में मैंने अभी आपको बताया था, सारे जो डोमेन होते हैं सब एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाते हैं, तो पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब हम आते हैं 33 में पूछा गया है हमसे, द करेक्ट आंसर ऑफ ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशियंसी डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर 2 करेक्ट है। देखिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में होता है 74%, फिर उसके बाद देखिए ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, इसमें होता है 68%, और सिंपल क्यूबिक में होता है 52.4%। तीनों वैल्यू याद कर लीजिए, ये FCC, ये BCC और ये SC, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन, जो एक पोजीशन अपनी चेंज करे। तो मैंने बताया था फ्रैंकल इफेक्ट, वो अपनी पोजीशन छोड़ता है लैटिस पॉइंट और इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 क्वेश्चन क्या है? इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी द यूनिट सेल है, देखिए लर्न करना है इसको, इसका आंसर नंबर 4 करेक्ट है, याद करना है आपको। देखिए क्यों एफसीसी में, या देखो सीसीपी को ही बोलते हैं एफसीसी, सीसीपी को ही बोलते हैं एफसीसी। और इनमें क्या होता है, इनके लिए जो z की वैल्यू होती है वो 4 होती है, और अगर z की वैल्यू 4 होती है तो 8 होते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, और यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं। 36 पे आते हैं अब हम लोग। 36 पे आते हैं। The edge length of the unit cell in terms of radius of spheres constituting FCC, BCC, ये याद करना है भैया। FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक याद करना है। इसका पहला आंसर करेक्ट है। मतलब अगर हम एज लेंथ का कनेक्शन निकालें, FCC के लिए 2√2/r, BCC के लिए 4r/√3, सिंपल क्यूबिक के लिए 2r लर्न करना है। मतलब देखिए एक मैं आपको बताता हूँ, सिंपल क्यूबिक देखो रेडियस के फॉर्मूले हम लोग मोस्टली याद करते हैं। तो वैल्यू होती है सिंपल क्यूबिक के लिए r इक्वल टू होता है a/2, है ना। तो a इक्वल टू क्या होगा 2r, यही तो दिया हुआ, ये देखो 2r। ऐसे तीनों के रेडियस के फॉर्मूले याद करके इसको आप निकालोगे, आराम से आपका काम बन जाएगा। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। लास्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 1 में। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अभी छोड़ना नहीं, अभी मैं बोर्ड पे आऊँगा और जिन जिन क्वेश्चन में थोड़ा डिटेलिंग देनी है वो मैं आपको दूंगा, बताऊंगा कि अभी इसमें क्या कसर बाकी है। इन क्वेश्चंस के बाद अभी आपको किन क्वेश्चन पे काम करने की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन सॉलिड। करेक्ट ऑर्डर कंडक्टिविटी का क्या है भैया, याद कर लो। देखो ये होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, कप्पा होता है। आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, कप्पा। ठीक है, कंडक्टिविटी होती है। तो देखिए कंडक्टिविटी मेटल की इंसुलेटर से बहुत ज़्यादा होती है, देखिए ये साइन लगा है, और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है सेमीकंडक्टर की। थोड़ा लिखने का ढंग में आपको उसमें नचाया है, उसको आप आराम से कर सकते हो। ये हमारे 37 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम लोग बोर्ड पे चलेंगे। मैं यहाँ से पहुँचने वाला हूँ बोर्ड पे, और जिन जिन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करना है उन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूँगा और बताऊँगा कि अभी इसमें पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अगला स्क्रीन में मैं चलूँगा बोर्ड पे। अब देखिए आपके सामने वाइट बोर्ड है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, और ये मैंने देखिए पहले आपको जो अभी लास्ट में क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे उससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल आपके लिए रखा है। इसको आपको देखिए लर्न करना है, इसको आप पूरा अच्छे से लर्न करिए। देखिए ये डिटेल काश एनसीईआरटी में होता तो थोड़ा मज़ा और आती। अफसोस कि ये डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, और मुझे बड़ा अफसोस इसलिए होता है क्योंकि जो इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद था वही ख़त्म हो जाता है। अब हम जब चैप्टर को अच्छे से सीखेंगे, सब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे,
क्वेश्चंस करने की स्किल डेवलप करेंगे, तभी तो जाके हम कहीं भी कामयाब होंगे, चाहे एकेडमिक लेवल हो चाहे बोर्ड लेवल हो। और जब हमको अगर वो पूरा कंप्लीट मटेरियल ही नहीं दे रहे हैं तो एनसीईआरटी में ये मिसिंग है, और मैंने आपको अब इसके लिए रख दिया है अपने तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो क्रिस्टल के जो टाइप्स हैं, देखिए ये 3 जो हैं आपके, ये 1:1 टाइप है। ये जो आपके डिटेल है ये आयनिक सॉलिड के लिए है, आयनिक सॉलिड्स। इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद ही यही है, टू नो अबाउट आयनिक सॉलिड्स, बट द पार्ट इज मिसिंग। बड़ा अफसोस होता है। अच्छा, क्योंकि एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखे जहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब एनसीईआरटी इशारा कर रहा है पढ़ लो, कंपटीशन लेवल में पूछा जा सकता है। ये वीडियो बोर्ड लेवल के लिए बहुत बढ़िया है और कंपटीशन लेवल का भी 50% बेस बनाएगा, यानी आम के आम गुठलियों के भी दाम, ठीक है ना। देखिए NaCl है, NaCl को नाम एक दिया जाता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। इसमें देखिए जो Cl- है ये CCP या FCC एक ही बात, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और Na+ कहाँ होंगे? सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड में। इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना है, घोटना है, रटना है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, मतलब कि जैसे ये Na+ है, इससे डायरेक्ट जुड़े होंगे 6Cl-। हर एक Na+ से डायरेक्टली जुड़े होंगे 6Cl-, और हर एक Cl- से जुड़े होंगे डायरेक्टली 6Na+। तो ये 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये जिंक सल्फाइड है, इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंडे। और ये आपका देखिए ये 1:1 टाइप के हैं, लेकिन तीनों का पैटर्न अलग है। इसमें जो नेगेटिव आयन है वो बनाता है CCP। जिंक आयन जो है वो हाफ टेट्राहेड्रल वाइड, जितने टेट्राहेड्रल वाइड होंगे उसके आधे ऑक्यूपाई करेगा Zn। कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4। CaCl सीजियम क्लोराइड, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। Cl- सिंपल क्यूबिक पैटर्न बनाता है और Cs+ बॉडी सेंटर पर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। CaF2, इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। मिनरल होते हैं तो उन्हीं के फ्लोराइड स्ट्रक्चर। CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम बनाता है CCP अरेंजमेंट, और फ्लोराइड आयन बनाता है टेट्राहेड्रल वाइड। फ्लोराइड आयन कहाँ पर होता है? सारे टेट्राहेड्रल वाइड में। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4। ठीक है, उल्टा है खेल यहाँ पर। CaF2, एक Ca है 2 F है, और यहाँ 8:4 है, उल्टा हो जाता है। Ca 8 हो जाता है, F4 हो जाता है। ठीक है, Na2O, इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। मैंने सब बता दिया डिटेल, जो कमी थी वो मैंने दूर कर दी। ये देखिए इसमें क्या है, ये CCP ये बनाता है Na+ टेट्राहेड्रल वाइड, और ये 4:8। तो ये आपको याद करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसको आप पूरा घोट डालिएगा, आपका काम बिल्कुल ओके हो जाएगा। देखता हूँ आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं हो रहा है कहीं पे। नहीं, सही है। अच्छा, प्लेलिस्ट मैं एक बना चुका हूँ, उसमें प्रिपरेशन है बोर्ड लेवल का, उसके लिए मैंने बनाया हुआ है। आप उसी में प्लेलिस्ट में जाके पढ़ेंगे, आपको रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो एक हमारा पहला काम हो गया। ये मैंने आपको पूरा डिटेल ही बता दिया। अब मैं एक किनारे से क्वेश्चन देखता चल रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर मैं आपको डिटेल देता चल रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़रा बुक खोल लेता हूँ। तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 18 है, तो मैं इनमें के लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं 17 और 18 को लेना चाहता हूँ। इसमें 2 इफेक्ट का नाम है, तो ये कहलाते हैं स्टाइकियोमेट्रिक
स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें डिफेक्ट होने के बावजूद कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, रेशियो सेम रहता है। NaCl पहले था, डिफेक्ट के बाद भी फॉर्मूला NaCl ही रहता है, क्योंकि जितने Na प्लस होते हैं उतने Cl माइनस होते हैं। तो ये स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है। इसमें हम दो को लेके चल रहे हैं। एक है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट और एक है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे लैटिस साइट्स हैं, ये वो पोजीशन है एप्रोप्रिएट जहाँ पर कैटायन और एनायन को होना चाहिए। यहीं पर हमको कैटायन मिलेंगे और यहीं पर हमको एनायन मिलेंगे। अब आप देखिएगा, जैसे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आइडियल है, इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, प्लस माइनस अपनी जगह पर परफेक्ट है। लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि कुछ कैटायन, जैसे मान लिया ये कैटायन एक ले लिया और एक एनायन ले लिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जगह से हट गए, यानी यहाँ पर आपको कुछ नहीं नज़र आया, ये वाइड नज़र आए, एम्प्टी स्पेस मिले, आपको वैकेंसीज मिली, ये शॉर्टकी डिफेक्ट है। सम कैटायंस and same number of anions are missing from their appropriate position, that is lattice site, वहाँ से वो मिसिंग है, तो ये हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है। अच्छा, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, देखिएगा, अब इसमें ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, देखिए इसमें ये प्लस है, इसने क्या किया, अपनी जगह छोड़ दी, अपनी जगह छोड़ दी, ये खाली जगह हो गई, और ये कैटायन अपनी जगह से निकल के यहाँ बैठ गया, आके वाइड में आके बैठ गया। कैटायन ने अपनी पोजीशन छोड़ी और वाइड में आके बैठ गया, फ्रैंकल डिफेक्ट, इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। तो ये शॉर्टकी और ये फ्रैंकल, और इन दोनों में दोनों का एक कॉमन एग्जाम्पल याद रखिए, AgBr इधर भी है और AgBr इधर भी है, दोनों में फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। AgBr में फ्रैंकल डिफेक्ट भी है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी है। अच्छा, अब जैसे जो आपका ये सेमी कंडक्टर, देखिए, ऑल्दो दिस इज़ नॉट इन सिलेबस, CBSE बोर्ड का रिवाइज सिलेबस में ये आपका नहीं है सेमी कंडक्टर, लेकिन फिज़िक्स में है, पढ़ना तो है ही आपको, एक बार पढ़ लीजिए। ये जो सेमी कंडक्टर से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 है ना, 19-20 में लिख देता हूँ, 19-20 से रिलेटेड। देखिए, सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिनमें थोड़ी सी कंडक्टिविटी होती है, इंसुलेटर में बिल्कुल नहीं होती है, कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होती है, सेमी कंडक्टर में थोड़ी सी होती है, दोनों के बीच में होती है कंडक्टिविटी, और उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। देखिए, ग्रुप 14, 13, 15, ये देखिए, पूरा समझिए, ये देखिए, ये हमारा जो है, ये दोनों सेमी कंडक्टर है, ये हमारा हो गया सेमी कंडक्टर। इनमें क्या है, 4 वैलेंस है, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है और इसमें 5 है। अब जब ये बनाता है तो अपना परफेक्ट एक पैटर्न बनाता है, सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल परफेक्टली मैच्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है ये। अब क्या करेंगे, इसमें अगर हम ये मिला दिया तो इनके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, 4 होने चाहिए, 3 है, तो हर एक जगह एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो सब पॉजिटिव होल बनाएंगे, ये P टाइप सेमी कंडक्टर बन जाएंगे। अगर हम डोपिंग कराएंगे ग्रुप 13 से तो P टाइप का सेमी कंडक्टर, और अगर हम डोपिंग कराएंगे ग्रुप 15 से, ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, जितने होने चाहिए उतने हैं, ये ऑक्टेट पूरा करेंगे, ये एक कम रखेंगे, ये एक ज़्यादा रखेंगे, तो ये बनाएगा हमारा N टाइप सेमी कंडक्टर। तो पूरे पूरे ग्रुप याद रखिए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम,
इनमें से किसी को मिक्स करेंगे ग्रुप 14 के सेमीकंडक्टर में, स्पेशली सिलिकॉन और जर्मेनियम में, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। थोड़ी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, किसी काम की चीज़ बनता है। अकेला जो इंट्रिंसिक जो मेन आपका जो सेमीकंडक्टर है वो अकेला किसी खास काम का नहीं है, उसमें डोपिंग करके ही उसको बढ़िया किया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। तो इसको मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, और देखता हूँ कि कहाँ पे क्या बताने लायक चीज़ है। और तो मुझे ऐसा कुछ खास नहीं नज़र आता है, और तो मैंने करीब करीब सारा आपको बता दिया। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसी से भला नहीं होगा। देखिए डेंसिटी के क्वेश्चन मिसिंग है, एक भी क्वेश्चन नहीं है। 37 क्वेश्चन कराए, उसमें एक भी क्वेश्चन डेंसिटी का नहीं है। कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो आपको NCERT एक्सरसाइज में दिखेंगे, उस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो अभी पिक्चर बाकी है, अभी और भी आएंगे। ये तो MCQ 1 है, अभी MCQ 2, MCQ 3 आता है। आपके एग्ज़ाम तक आपको इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर आप बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल मत पढ़ो, आप कुछ मत पढ़ो, आप सिर्फ वीडियो को देखो, जो लिंक शेयर किए गए उन वीडियो को देखो, आप पूरा पेपर करके आओगे, गारंटी, चैलेंज, मूंछों पे ताव दे के कहता हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।